Assalamualaikum students. In the last class we have done our exercise 3.1. Now we will move to the next exercise 3.2. So the first question of 3.2 is show that the inverse of a diagonal matrix with diagonal elements are non-zero is a diagonal matrix. That is, we should have to prove that the inverse of a diagonal matrix. Then what is the diagonal matrix? A matrix which have the entities in diagonal is called a diagonal matrix if they are not fixed. और प्रूफ क्या करना है, विल डायगोनल मैट्रिक्स के इसका जो इन्वर्स होगा वो डायगोनल होगा। आर नॉन ज़ीरो इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इस तरह से कि जो उसकी डायगोनल एंटिटीज़ होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी। सो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है। चूँकि हमें यहाँ डिफाइन नहीं है ऑर्डर तो हमने ले लिया ऑर्डर एन क्रॉस एन। सो ए इज इक्वल टू A11 0 अप टू सो ऑन 0 0 A22 अप टू सो ऑन 0। डायगोनल क्या होता है ये, ठीक है। दाएं हाथ पे अगर हम यूं क्रॉस बनाएं तो ये हमारे पास होता है डायगोनल, ठीक है। बाएं हाथ पे अगर क्रॉस बनाएं तो ये भी डायगोनल होता है, ठीक है। ये सारा ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है डायगोनल का वो सीधे हाथ पे होता है। इसलिए हमारे सारे क्वेश्चन जो करेंगे हम इस डायरेक्शन से करेंगे। तो ये हमारा डायगोनल है। तो देखिए डायगोनल एंटिटी जो है वो हमने नॉन ज़ीरो रखी और बाकी सारी ज़ीरो रखी। ये इस तरह से मैट्रिक्स बनता है A11 0 0। अगर मैं 3x3 का आपको बताऊं तो आपको जल्दी समझ आएगी। A22 0 0 0 A33 ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें ये डायगोनल जो है ये एंटिटीज़ हैं। तो डायगोनल एंटिटी जो है नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। इसे कहते हैं अपर ट्रायंगल, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो अब जो मिड वाली एंटिटीज़ हैं A11 A22 A33, इसमें देखें पहली लाइन का जो पहला एलिमेंट है वो A11 है। इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट है, यानी पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। सेकंड रो में जो नॉन ज़ीरो होगा वो मिड वाला होगा, कौन सा, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। इस तरह तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट अप टू सो ऑन nth रो का nth एलिमेंट, ठीक है। ये हमने A कंसिडर कर लिया। अब जो B मैट्रिक्स है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि B जो है वो कौन सा वैल्यू मैट्रिक्स है, लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल पहले हम बी जो है एक पूरा मैट्रिक्स, होल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेंगे ऑर्डर एन क्रॉस एन का। तो हम कहेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंटिटी जनरलाइज हैं, यानी B11 B12 अप टू सोन। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो इन्वर्स है ए का। तो फिर हमारे पास ये वाली चीज़ होल्ड करेगी कि A इंटू बी इज इक्वल टू आई होगा। इसी तरह है जिस तरह हम रियल नंबर में कहते हैं अगर 2 हमारे पास कोई नंबर है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। अब 1/2 जो है 2 का इन्वर्स है, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी आइडेंटिटी आता है। इस तरह मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है। तो इसलिए अगर बी इन्वर्स होगा ए का या ए इन्वर्स होगा बी का तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप है, इसको हमने यूज़ करना है। हमने यहाँ रखा ए मैट्रिक्स, साथ रखा बी मैट्रिक्स और इक्वल टू आई मैट्रिक्स। तो आई लगा दिया। अब आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर उतना ही होगा जितना ए और बी मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल वाली एंटिटीज होती है वो नॉन ज़ीरो होती हैं बट फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, सेम होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में यही फ़र्क है। डायगोनल में ये डायगोनल एंटिटीज़ नॉन ज़ीरो, बाकी सारी ज़ीरो, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में ये सारी फिक्स होती हैं और ऊपर और नीचे ज़ीरो। और अब स्केलर और आइडेंटिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है कि स्केलर मैट्रिक्स में इधर दरमियान में नंबर फिक्स होता है, वो कोई भी आ सकता है, 2 3 5 9 -1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ 1 आता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं आता। चलिए इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा लिया उसी में मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग के फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0 B21 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 0, आगे B31 के साथ मल्टीप्लाई टू सो ऑन 0 इंटू BN1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसको हमने यहाँ रख दिया। अब चूँकि पहले पहले एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अगले ज़ीरो हैं तो वो सारे ज़ीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन, सारे हमने जो है मल्टीप्लाई करवा लिए इक्वल के जाने बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनके दरमियान इक्वल का साइन है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी हर हर आइडेंटिटी
हर एंटिटी एक दूसरे से इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहली एंटिटी है A11 B11 वो इसकी पहली एंटिटी 1 की इक्वल होगी, इसकी सेकंड एंटिटी इसकी सेकंड एंटिटी की इक्वल, अप टू सो ऑन इसकी nth वाली एंटिटी इसकी nth वाली एंटिटी की इक्वल होगी। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे की इक्वल रख के ये वाला रिलेशनशिप निकालेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे b की वैल्यू। b बेसिकली स्मॉल b क्या था, हमारे पास बहुत भी वैल्यूज़ थी, एंटिटीज़ थी बी मैट्रिक्स की, तो हमें बी मैट्रिक्स ही चाहिए था। यानी हमने ये प्रूव करना था कि बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बी की एंटिटी निकलेंगी और उसको इधर पुट करेंगे। B11 B12 B13 की वैल्यूज़ हमें पता चलेगा कि बी डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यूज़ निकाली इन टर्म ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से हमारे पास B11 निकला 1/A11, इसको तला के डिवाइड कर लेंगे, इसको तला के डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलेंगी वो सिर्फ B11 B22 B33 और BNN की वैल्यूज़ निकलेंगी, बाकी तमाम ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको जब हम अपने मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बनेगी और ये मिड वाली जो डायगोनल होगा इसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो टर्म्स आएंगी। तो देखिए अगर A11 हमारे पास एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या होना चाहिए 1/A11। तो देखिए हमारे पास बी में पहला एलिमेंट 1/A11 आया। इस तरह A22 का इन्वर्स 1/A22 और ANN का इन्वर्स 1/ANN। तो इसका मतलब बी हमारे पास ए का इन्वर्स है, ये भी प्रूव हो गया, प्लस बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी प्रूव हो गया है। Similarly, इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो अ इन्वर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। पहले हमने प्रूव करा है डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स डायगोनल होता है, अब हमने प्रूव करना है स्केलर का इन्वर्स स्केलर होता है। सेम इस तरह मैंने भी आपको स्केलर की डेफिनेशन बताई है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो स्केलर लिया मैट्रिक्स जर्नल कोई नंबर के ले लिया है, अब भी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है उसी तरह जैसे प्रीवियस लिया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। क्योंकि अब स्केलर मैट्रिक्स का जो ये बी है ये इसका इन्वर्स है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई की इक्वल होगी, मल्टीप्लाई करके आई मैट्रिक्स की इक्वल रखा, कंपेरिजन करके के की वैल्यूज़ निकाली। जब के की वैल्यूज़ निकाली तो हर के की वैल्यू जो आई है हमारे पास, हर B1 और B2 की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ के 1/K 1/K 1/K। तो पुट करने के बाद देखिए 1/K के का इन्वर्स भी है, प्लस जो बी मैट्रिक्स आया है ये वाला वैल्यूज़ हमने बी की पुट की है ना, जो बी मैट्रिक्स आया है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आया है और डायगोनल मैट्रिक्स में मोर प्रिसाइजली ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि दरमियान वाली एंटिटी सेम है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट AN पावर इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स की पावर n। ठीक है, इस तरह के A होल इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स A इनवर्स कुछ हमारे पास पार्ट्स गिवन है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। इन सब को सॉल्व करने का जो है वो डिफरेंट मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें से एक मेथड जो है वो बहुत जल्दी अप्रोच करता है और वो वाला हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले मैंने कौन सा वाला पार्ट किया हुआ है, पार्ट नंबर 4। क्या प्रूव करना है कि ए कंजुगेट का इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स का कंजुगेट। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन हमने प्रूव करना है उसमें हमने क्या करना है कि एक ऐसा एलिमेंट दोनों में से जिसमें से होल के ऊपर इन्वर्स हो। ठीक है, अब इसका अंदर इन्वर्स है ना, ब्रैकेट के बाहर ऊपर इन्वर्स जिस वैल्यू का होगा उसका इन्वर्स ख़त्म करके उस वैल्यू को इन्वर्स के बाद जो अंदर वाली वैल्यू बचेगी उसको ये जो दूसरी वाली वैल्यू होगी इसके लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाए, दोनों तरफ आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया, यानी ये वाली चीज़ इस चीज़ का इन्वर्स है, ये इन्वर्स है इस वाली टर्म का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका इन्वर्स ख़त्म कर देते हैं, तो ये क्या अंदर बन जाएगा ए कंजुगेट। तो ए कंजुगेट को ए इन्वर्स के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट और राइट से। तो पहले मैंने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाया, ए कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स कंजुगेट इज इक्वल टू, अब दोनों के ऊपर कंजुगेट है ना, अलग अलग लिखा हुआ है तो होल के ऊपर ले लेंगे कि ए इंटू ए कंजुगेट होल का इन्वर्स। ठीक है, ये उसी तरह ओपन होता है जिस तरह हमारे पास ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उसी तरह ए बी होल कंजुगेट इक्वल होता है बी कंजुगेट और ए कंजुगेट के। तो ये आपस में इन दोनों की जगह भी रिप्लेस हो जाएगी और पूरा जो कंजुगेट है होल के ऊपर आ जाएगा। अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स अगर ए इन्वर्स मैट्रिक्स है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें आई देगी। उसी तरह जैसे अभी आपको मैंने बताया अगर 2 मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स 1/2 है तो आंसर 1 आएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, ए इंटू ए इन्वर्स ए की पावर 1 है ना और इन्वर्स की पावर -1 है, तो 1 - 1 ए की पावर क्या हो जाती है 0। तो ए चूँकि यहाँ पे मैट्रिक्स है तो ए की पावर 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा।
ठीक है। और 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो क्योंकि ये मैट्रिसेस होते हैं इसलिए मैट्रिसेस में हम इनकी पावर जो है वो ऐड अप करके नहीं लिखते, ठीक है। नंबर्स में हम लिख लेते हैं लेकिन पावर में मैट्रिसेस में हम इनकी पावर नहीं लिखते, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ये वाला स्टेप करने की बजाय ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो इसकी जगह हमने आई लिखा, ऊपर कंजुगेट अपनी जगह पे। अब जो आई मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज भी वही होता है और उसका कंजुगेट भी वही होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आई होता है, आई मैट्रिक्स का कंजुगेट भी आई होता है। तो आई का कंजुगेट आई आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आंसर आया। अब राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया जब हमने ए इनवर्स के कंजुगेट को ए कंजुगेट के साथ, तो अगेन कंजुगेट होल पे जाएगा तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स अगेन आई हो जाएगा, आई का कंजुगेट फिर आई हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का आंसर सेम आ गया लेफ्ट और राइट तरफ मल्टीप्लाई करवाने से। तो फिर हम कह देंगे कि ये वैल्यूज़ जो है एक दूसरे का इन्वर्स हैं, यानी ये जो वैल्यू थी जिसका इन्वर्स हमने ख़त्म किया था ये बेसिकली इन्वर्स है इस वैल्यू का। इसी पैटर्न पे हमारे पास जो है ये बाकी क्वेश्चन जो होंगे ये सॉल्व हो जाएंगे, ये इसके तमाम पार्ट्स हैं। अच्छा एक और बात, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मैंने इसको एक और तरह से किया है, ये उस फॉर्म से भी हो सकता है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। और इस तरह से भी ये जो क्वेश्चन है पिछली एक्सरसाइज में हमने ऐसे एक ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन किया था, ए की पावर पी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर पी, ये उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्या है कि ए एन का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का एन, यानी ए एन अगर है हमारे पास मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स है उसको एन टाइम मल्टीप्लाई करवाया है फिर उसका इन्वर्स दिया है तो वो इक्वल होगा अगर ए का इन्वर्स लेने के बाद उसको एन टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमने इसका ये दूसरा मेथड जो है उसके थ्रू पहले देख लेते हैं किस तरह सॉल्व किया है कि एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर ए की पावर एन क्या होगा, ए को हम एन दफ़ा खुद के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। फिर हमने इसका इन्वर्स ले लिया, ए इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो खुल जाएगा, ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के थ्रू, तो ये लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये स्टार्टिंग वाले अपने सोन लास्ट में आ जाएंगे। अब देखें ये ए इन्वर्स खुद के साथ एन दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स की पावर एन। इस तरह अगर हम दूसरी तरह करें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है तो देखें हमारे पास ए एन की पावर इन्वर्स इधर होल का इन्वर्स है ना, तो ये इन्वर्स ख़त्म करके इस चीज़ को इस पूरी टर्म के साथ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर मैं कराऊँ ए एन को मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की पावर एन के साथ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होल पावर एन आ जाएगी तो ये बन जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए होल पावर एन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आई की पावर एन, आई की पावर एन आई होता है, आई को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं खुद के साथ वो आई आता है, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया, अब राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इन्वर्स की पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स की पावर एन, ये अगेन आ जाएगा आई की पावर एन, ये आ जाएगा आई। तो हम लिख देंगे बाय 1 एंड 2, जो ए एन का इन्वर्स है वो है ए इन्वर्स का एन, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे ये बाकी क्वेश्चन जो होंगे ये आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे।